दोस्तों मैं आपको बहुत ही प्यारी बुक पढ़ा रहा हूँ और उस बुक का नाम है धन संपत्ति का मनोविज्ञान और इसके राइटर है मॉर्गन हाउसल। और मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा। चैप्टर का नाम है भाग्य और जोखिम और इसका कोट है, कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। दोस्तों ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक स्कूल ओपन करना चाहता हूँ जो बच्चों के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हो। उसमें जो गरीब बच्चे हैं वो एजुकेशन अच्छे से अच्छे पा सकें, वो भी फ्री। तो अगर आप कुछ कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप डोनेट करना चाहते हैं इस बेहतरीन मुहिम के लिए। तो मैं डोनेट करने का लिंक आपको दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। बेंजामिन ग्राहम अब तक के महानतम निवेशक, मूल्य निवेशक के जनक और वॉरेन बफेट के शुरुआती गुरु के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की अधिकांश निवेश सफलता जीईआईसीओ स्टॉक के एक बड़े भाग का स्वामी होने के कारण थी, जिसने उनके खुद के अनुसार हर उस विविधीकरण का नियम तोड़ के रख दिया जिसे ग्राहम ने खुद अपने प्रसिद्ध मूल ग्रंथों में लिखा था। यहाँ निर्भीकता और लापरवाही के बीच की महीन रेखा कहाँ स्थित है, मुझे नहीं पता। ग्राहम ने अपने जीईआईसीओ बोनेंजा के बारे में लिखा, एक भाग्यशाली मौका या एक अत्यंत समझदारी वाला निर्णय। क्या हम इनके बीच का अंतर बता सकते हैं? आसानी से नहीं। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि मार्क जकरबर्ग प्रतिभावान है क्योंकि उन्होंने याहू के 2006 के $1 बिलियन में उसकी कंपनी खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भविष्य को बूझा और अपनी बात पर डटे रहे, लेकिन लोग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए याहू की उतनी ही आलोचना करते हैं। इन मूर्खों को समय रहते पैसे बटोर लेने चाहिए थे। उद्यमियों के लिए यहाँ क्या सबक है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं, क्योंकि भाग्य और जोखिम की स्पष्ट व्याख्या करना कठिन है। इसके और भी कितने ही उदाहरण हैं। अनगिनत सौभाग्य और सफलताएं लीवरेज का परिणाम है। सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुरे प्रबंधक अपने कर्मचारियों को जितना हो सके उतना बाध्य करते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। दोनों स्वीकृत व्यावसायिक ज्ञान है। प्रेरक रूप से निर्भीक और मूर्ख लापरवाह के बीच की रेखा की मोटाई मात्र 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, जिसे बस पश्च दृष्टि से देखा जा सकता है। भाग्य और जोखिम एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। यह कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। जब हम वित्त प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ शैली के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं तो भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, यह पहचानना सबसे कठिन समस्या है। लेकिन ऐसी दो बातें हैं जो आपको बेहतर दिशा दिखा सकती हैं। ध्यान रखें कि आप किसकी प्रशंसा और सराहना करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसे नापसंद करते हैं और उसके जैसा नहीं बनना चाहते। या फिर ध्यान रखिए जब आप यह मानने चलें कि 100% परिणाम प्रयासों और निर्णयों पर निर्भर करते हैं। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा जिसका एक हिस्सा कुछ ऐसा था। कुछ लोग ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जहां शिक्षा को
बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य इसके विरुद्ध होते हैं। कुछ का जन्म समृद्ध अर्थव्यवस्था में होता है, जहां उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ का जन्म युद्ध युद्ध और अभाव में होता है। मैं तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खुद हासिल करो। लेकिन याद रखो कि सफलता हमेशा मेहनत के कारण नहीं मिलती और गरीबी हमेशा आलस के कारण नहीं होती। जब तुम दूसरों को और साथ में खुद को आंकने लगो, यह हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए व्यक्ति विशेष और केस स्टडी पर कम और व्यापक प्रतिमानों पर अधिक ध्यान दें। किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन खतरनाक हो सकता है, चूँकि हम अक्सर चरम सीमा के उदाहरण लेते हैं, जैसे अरबपति सीईओ या वे जो बुरी तरह से असफल हुए, जो खबरों में रहते हैं। और चरम सीमा के उदाहरण अक्सर अपनी जटिलता के कारण अन्य परिस्थितियों में लागू नहीं होते। जितना चरम कोई परिणाम होता है, उतना ही कम उसके सबक को आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, क्योंकि यह परिणाम उतना ही अधिक भाग्य और जोखिम की चरम सीमाओं से प्रभावित हुआ होगा। आप सफलता और असफलता के व्यापक प्रतिमानों को देख अभियोज्य बोध के निकट पहुंच जाएंगे। प्रतिमान जितना सामान्य होगा, उतना ही अधिक वह आपके जीवन में लागू हो सकेगा। वॉरेन बफेट की निवेश सफलता का अनुकरण कर पाना कठिन है, क्योंकि उनके परिणाम इतने चरम हैं कि उनकी आजीवन उपलब्धियों में भाग्य की भूमिका संभवतः बहुत अधिक है। और भाग्य कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका विश्वसनीयता के से अनुकरण किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम अध्याय 7 में देखेंगे, यह समझना कि जो लोग अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं, वे अधिक खुश रहते हैं। यह एक व्यापक और सामान्य अवलोकन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। मेरे पसंदीदा इतिहासकार फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपना करियर एक औसत मध्यस्थ अमेरिकी के जीवन को दर्शाते हुए बिताया। वे कैसे रहते थे, किस प्रकार उनमें बदलाव आया, आजीविका के लिए वे क्या करते थे, खाने में क्या खाते थे, इत्यादि। इस तरह के व्यापक अवलोकन से अधिक उपयुक्त सीख मिलती है, बजाय उन चंद अतिशय शख्सों के अध्ययन से जो हमेशा खबरों में रहते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक खराब शिक्षक है। यह होशियार लोगों को यह सोचने को लुभाती है कि वे कभी हार नहीं सकते। जब सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, समझिए कि यह इतना अच्छा भी नहीं जितना आपको लग रहा है। आप अजेय नहीं हैं, और यदि आप यह मान लें कि भाग्य ने आपको सफलता दिलाई है, तो आपको इसके दूसरे भाई जोखिम में भी विश्वास करना पड़ेगा, जो आपकी कहानी को तुरंत पलट सकता है। लेकिन इसे दूसरी दिशा में देखा जाए, तब भी यह मान्य है। असफलता भी एक खराब शिक्षक हो सकती है, क्योंकि यह होशियार लोगों को यह मानने के लिए मजबूर करती है कि उनके निर्णय बहुत बेकार थे। जब कभी भी वे जोखिम की निर्मम वास्तविकता का सामना करते हैं, असफलता का सामना करने की तरकीब यह है कि आप अपने वित्तीय जीवन का इस तरह से प्रबंधन करें कि एक बुरा निवेश या एक अपूर्ण वित्तीय उद्देश्य को आपको पूरी तरह से ना झकझोर दे, और ना आप फिर से भाग्य आपके पक्ष में होने तक आगे बढ़ते रहें। लेकिन और भी महत्वपूर्ण यह है कि जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को मान्यता देते हैं, जोखिम की भूमिका का आशय यह है कि हमें खुद को माफ़ करना सीखना चाहिए, और साथ ही दूसरों की असफलताओं को आंकते हुए उन्हें समझने की कोशिश चाहिए।
कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना वह दिखता है। आइए अब ऐसे 2 व्यक्तियों की कहानियों पर नज़र डालें जिन्होंने अपने भाग्य को बाध्य किया।